नमस्कार, देश की बात देख रहे हैं आप। मैं हूं ताबिश हुसैन। आज बात कोरोना की करेंगे। काफी वक्त बाद एक बार फिर से कोरोना के मामलों में तेजी देखी जा रही है। कोरोना संक्रमण के मामले अचानक से बढ़ने लगे हैं और ऐसे में जानना जरूरी है कि क्या तेजी की वजह जो है वो आखिर है क्या, क्यों आखिरकार अचानक से मामलों में एकदम से इजाफा जो है वो दिखने लगा है और आपको और हमें क्या एक बार फिर से कोरोना को लेकर चिंता करने की जरूरत है। लेकिन उससे पहले आप देखिए कि आखिर क्यों फिर से कोरोना को लेकर एक बार फिर से दोबारा यहां पर चर्चा होने लगी है। कोरोना के मामलों ने फिर से पांव पसारना शुरू कर दिया है। 4 महीने बाद एक बार फिर से रोजाना कोरोना के 1000 के करीब मामले रिपोर्ट हो रहे हैं। 15 दिन पहले तक रोज करीब 150 मामले आ रहे थे। अब सोमवार को 918 मामले आए, वहीं रविवार को यह आंकड़ा 1070 तक जा पहुंचा और शनिवार को 841 तक। एक्टिव मरीजों की तादाद अब 6350 जा पहुंची है। सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र, केरल, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु और दिल्ली में रिपोर्ट हुए हैं। जानकार किसी लहर की आशंका को खारिज कर रहे हैं। अभी चौथे वेव की हम बात कर रहे हैं। बहुत ही अनलाइकली है कि हमारी कंट्री में जो है सीवियरिटी बढ़ने वाली है बहुत ज्यादा है, या डेथ बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ने वाला है, क्योंकि जो ग्लोबल एविडेंस है हमें उस पर बात करनी चाहिए। नई वेव फिलहाल हाँ, वेव अगर हम सिर्फ नंबर ऑफ केसेस ही करें तो कभी भी आ सकती है, लेकिन सीवियरिटी, डेथ, हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें तो इसकी संभावना बहुत ही कम है। वह तभी हो सकता है जब वायरस पूरी तरीके से चेंज हो चुका हो, बिल्कुल ही नया वायरस आ गया हो। आईसीएमआर ने कोरोना के वयस्क मरीजों के इलाज को लेकर क्लिनिकल गाइडलाइन में बदलाव किए हैं। इसमें लोपिनावीर, रिटोनावीर, HCQ, आइवरमैक्टिन, न्यूट्रलाइजिंग मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, प्लाज्मा, मोलनुपिरावीर, फैविपिरावीर, एजिथ्रोमाइसिन और डॉक्सीसाइक्लाइन न देने की सलाह दी है। मामले बढ़ाने के पीछे ओमिक्रॉन का सब लीनिएज XBB.1.16 जिम्मेदार है। जीनोमिक सीक्वेंसिंग में इसकी मौजूदगी देश भर में करीब 76 के आसपास है। केस जो जापान में डिटेक्ट हुए उसमें जो वेरिएंट था वो ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट डिटेक्ट हुआ, तो इसलिए सरकार ने उसको इमीडिएटली सारे राज्यों को लिखा कि आप अपना ये जो सर्वेलेंस है उसको आप ठीक से रखिए और जो भी आपके रेस्पिरेटरी इलनेस वाले केसेस हैं उनको आप मॉनिटर कीजिए। और उनमें टेस्ट हुआ और उसमें पॉजिटिव आए भी, तो उससे एक उछाल दिखा हमें। वायरस कहीं गया नहीं है तो एहतियात रखनी जरूरी है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। तो आपने देखा किस तरह से जो है वो नए मामलों में तेजी अब दिख रही है। इस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर उमा कुमार हैं, प्रोफेसर हैं एम्स दिल्ली में, और डॉक्टर समीर भाटी हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। डॉक्टर उमा, मैं पहले आपके पास आता हूं। हमने देखा कि काफ़ी वक्त तक जो है वो थम सा गया कोरोना, लेकिन उसके बाद पिछले कुछ दिनों से ये मामलों में तेजी जो है वो देखने को मिल रही है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या इसकी वजह आपको लग रही है? देखिए, कोरोना में जो वृद्धि हुई है उसके बहुत सारे वजह हो सकती हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि पहले लोगों को जो जुकाम खांसी की प्रॉब्लम होने लगा है, फ्लू लाइक सिम्टम्स, और वो डायग्नोज हो रहे हैं फ्लू केसेस, तो फ्लू के बीच में और कोविड के सिम्टम्स के बीच में बहुत सिमिलैरिटी है। तो जब पेशेंट्स को परसिस्टेंट फीवर हो रहा है और कॉफ, सॉर थ्रोट, इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसके टेस्ट एडवाइस करते हैं। तो ज्यादातर कॉमनली कोविड टेस्ट के लिए किया जाता है। फ्लू के टेस्ट इतने कॉमनली अवेलेबल नहीं है। एक तो ये वजह हो सकती है कि डिटेक्शन ज्यादा हो रहा है। दूसरी एक चीज है कि ये जो वेरिएंट की बात की जा रही है XBB.1.16, उसमें कुछ स्पाइक प्रोटीन में 3 और म्यूटेशन देखे गए हैं। इसके अलावा और साइट्स पे म्यूटेशन देखे गए हैं जो कि वायरस को इम्यूनिटी से बचा के बाहर निकाल ले जाते हैं और ये डिजीज कॉज कर सकता है। तो वो वजह। तीसरी चीज ये हो सकती है कि जो विदरिंग इम्यूनिटी, यानी कि जो लोगों ने वैक्सीनेशन कराया था तो फिर उसके बाद बहुत सारे लोगों ने तीसरी डोज ही नहीं ली और इम्यूनिटी कम होते होते उनको इन्फेक्शन हो रहा है। तो इसके अलावा मैं इसको पूरा बहुत पैनिक करने की दृष्टि से नहीं देखना चाहूंगी, ना ही ये अलार्मिंग सिचुएशन है। दूसरी एक चीज और देखी गई है कि जो त्योहारों के आसपास या जब बहुत शादियां होती है तो केसेस में स्पर्ट देखी गई है। तो जो इंक्रीज नंबर्स हैं केसेस के, उसका मतलब ये नहीं है कि वो एक वेव आ गई। और दूसरी अच्छी बात यह है कि इसकी जो सिवियरिटी है
वो ज्यादा नहीं देखी गई है, डेथ रेट ज्यादा नहीं है। इन्फेक्शन जो हो रहा है, अब तक जो ग्लोबल डेटा है या जो इंडिया का डेटा है वो ये बताता है कि इन्फेक्शन माइल्ड हो रहा है। तो ये सारी वजह कुल मिलाकर नंबर्स को इंक्रीज कर रही है। बिल्कुल, अब ये वजहें आपको लगती हैं जो नंबर्स को बढ़ा रही हैं। डॉक्टर समीर, आपको क्या लगता है? और ये भी बताइए कि ये जो XBB 1.16 वेरिएंट की चर्चा यहाँ पर हो रही है कि ये इसके पीछे की वजह हो सकता है, इसको थोड़ा समझाइए आप। ये किस तरह का वेरिएंट है और क्या बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत है कोरोना को लेकर अभी? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो आपने ये वेरिएंट पूछा XBB 1.16, ये आपका ओमिक्रॉन वेरिएंट जिसकी वजह से हमारी थर्ड वेव आई थी। ओमिक्रॉन वेरिएंट का हमने जो डेटा देखा था थर्ड वेव के दौरान, तो ओमिक्रॉन ज्यादा इन्फेक्शियस था, मतलब संक्रामक ज्यादा था, पर उस तरह से वो घातक नहीं था। उसी की ये सब लीनिएजेस हैं। इसकी सब लीनिएजेस की बात करूं तो ये रिकॉम्बिनेंट है। ओमिक्रॉन के जो दो सब वेरिएंट थे BA.2.10 और BA.2.75, जिससे काफी लोग पहले भी इन्फेक्टेड हुए थे और उसके अगेंस्ट उनकी इम्यूनिटी डेवलप हुई है। तो संक्रामक ज्यादा है, पहली बात। दूसरा, क्योंकि वेरिएंट में जो हम कहते हैं सब लीनिएजेस में थोड़े बदलाव आते रहते हैं, तो जब बदलाव आते रहते हैं तो उसके अगेंस्ट उस तरह की इम्यूनिटी नहीं होती। संक्रमण हमें हो सकता है, बस हमें ये ध्यान रखना होता है कि अब बीमारी की गंभीरता हो रही है या नहीं। वो फिलहाल उस तरह से नहीं देखी गई। जैसा कि हम टेस्ट भी करते हैं, तो अगर एक ही टेस्ट के अंदर हम दोनों तरह के वायरस आजकल कर लेते हैं, काफी जगह पे जो ये फैसिलिटी उपलब्ध है। अभी जैसा बताया डॉक्टर उमा ने भी कि ज्यादा अभी टेस्ट लिखे जाने लग गए। जनवरी से हम देख रहे हैं, जैसा दिसंबर एंड से एकदम से जो हमारी फ्लू लाइक इलनेस थी, जो इन्फ्लुएंजा था, वो काफी ज्यादा बढ़ा, लोगों में काफी सिम्टम्स आ रहे थे। तो अब जब जांच कराना शुरू किया गया, तो अगर उनका हम फ्लू पैनल करते हैं जिसमें ये सभी तरह के वायरस को जब हम जांच करते हैं, इन्फ्लुएंजा भी, कोविड भी, तो टेस्ट पेशेंट फॉर एग्जांपल अभी कुछ टाइम पहले H3N2 का जो बात चल रहा है, टेस्ट उसके लिए करते हैं और साथ ही साथ कोविड का टेस्ट भी उनका किया जाता है। तो कोविड पॉजिटिव आ जाता है और इन्फ्लुएंजा नेगेटिव। तो इस तरह के भी काफी केसेस आ रहे हैं, क्योंकि इनके लक्षण सेम तरह के होते हैं। लक्षणों से हम बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। और ग्लोबली भी अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो सर्कुलेट हो रहा है वो ओमिक्रॉन और उसी के सब लीनिएजेस ही सर्कुलेट हो रहे हैं। दूसरा, ये आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है, ज्यादातर लंग्स तक नहीं पहुंचता है। तो जितने भी इसके केसेस देखे गए हैं, उस तरह से इसके केसेस माइल्ड देखे गए हैं। पर फिर भी जैसा हम हमेशा बताते हैं सभी तरह के लीनिएजेस के लिए, कि कोई भी चाहे माइल्ड वेरिएंट कोविड का हो या फिर जो अभी इन्फ्लुएंजा काफी स्प्रेड हो रहा है उसका, जो वनरेबल पॉपुलेशन है उनके लिए ये किसी भी तरह की उनके लिए ये प्रॉब्लम ज्यादा कर सकता है। ये सवाल हर बार उठता है जब कोरोना की चर्चा करते हैं डॉक्टर उमा, की अगर संक्रामक है ज्यादा वेरिएंट, तो वो अलग अलग उम्र के हिसाब से लोगों पर अलग अलग असर करता है। इसको लेकर आपको क्या लगता है कि या इसका संक्रमण अगर तेजी से बढ़ रहा है तो क्या एक और वेव को लेकर जो है वो चिंता लोगों को करनी चाहिए? क्योंकि सबसे पहले सवाल यही आता है, क्या फिर से वही वाली स्थिति तो नहीं बन जाएगी? देखिए, ये बात सच है, कोई भी इन्फेक्शन होता है अगर, तो हर इंडिविजुअल की जो इम्यूनिटी है उसको कंट्रोल करने के लिए वो अलग अलग होती है। और देखा ये गया है कि जो यंग पॉपुलेशन है, यानी कि बच्चे हैं, और जो एल्डरली पॉपुलेशन है, ओल्ड लोग हैं, उनमें इन्फेक्शन कंट्रोल करने की जो क्षमता है वो थोड़ी कम होती है यंग एडल्ट के मुकाबले। तो उनमें इन्फेक्शन ज्यादा सीवियर होने का खतरा बढ़ जाता है। तो इन दोनों ही ग्रुप को बहुत प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, चाहे वो फ्लू हो या फिर वो कोविड इन्फेक्शन हो। और तो इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है इस समय कि इस दो वनरेबल ग्रुप्स को बचाने के लिए, और जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड लोग हैं, जिनको कि कोई क्रॉनिक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, लाइक डायबिटीज है या कैंसर की बीमारी रह चुकी है, या कोई ऐसी बीमारी ऑटो इम्यून डिजीज है जिनके लिए वो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स ले रहे हैं, इन सब लोगों में इन्फेक्शन सीरियस होने का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन अच्छी बात ये थी कि कोविड का इन्फेक्शन जो इम्यूनोसप्रेस लोग थे, जिन दवाओं पे थे, उनमें थोड़ा सा माइल्ड देखा गया था, बिकॉज उसमें जो डेथ हो रही थी वो बहुत जरूरत से ज्यादा इन्फ्लेमेशन, यानी कि जो कंट्रोल करने के लिए इम्यूनिटी की जरूरत है वो हाइपर एक्टिव हो रही थी, उसकी वजह से ऑर्गन डैमेज हो रहे थे। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इन्फेक्शन थोड़ा ही बड़ा है तो लोग बिल्कुल निश्चिंता से रहें। हाँ, मैं मानती हूँ, क्योंकि लोगों में कोविड फटीग हुआ तो हम ये उन पे लाद नहीं सकते कि आप
24 घंटे हर दम मास्क लगा के रखें। लेकिन मैं ये कहना जरूर चाहूंगी कि जब भी किसी अननोन पॉपुलेशन के बीच में जाएं, चाहे वो पिक्चर हॉल हो, चाहे वो मॉल्स हो, चाहे वो मार्केट हो, वहां पर जरूर मास्क का इस्तेमाल करें, जिससे कि और बाकी के जो किसी को अगर फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं, कोई भी लक्षण आ रहे हैं, तो उस समय भी मास्क का इस्तेमाल करें और अपने आप को घर में ही आइसोलेट कर लें और बिल्कुल पैनिक ना हो। बिल्कुल, और मतलब एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि एंटीबायोटिक का इस्तेमाल अपने आप बिल्कुल भी ना करें। यही सवाल डॉक्टर समीर मैं आपसे पूछने वाला था कि ये जो आईसीएमआर ने कोरोना को लेकर जो क्लिनिकल गाइडलाइंस दी हैं, इसमें वो तमाम ज्यादातर दवाइयां वो हैं जिनका हमने बहुत ज्यादा नाम सुना था पिछली बार कोरोना में, इनको जो है इनसे बचने के लिए सलाह जो है वो दी गई है, ये क्यों? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हम देखते हैं कि लोग ओवर द काउंटर मेडिकेशन शुरू कर देते हैं और काफी लोगों को पता भी है जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल पहले फॉलो कर रहे थे डेल्टा वेरिएंट के समय कि कई बार वो स्टीरॉयड या फिर आपका बात करें एंटीबायोटिक्स, तो उनका कोई रोल इसके अंदर है नहीं। ओवर द काउंटर आपको मेडिकेशन नहीं करनी, सिम्टोमेटिक ही ट्रीटमेंट इसका है और डॉक्टर की सलाह इसके अंदर जरूर लें। इसीलिए क्योंकि ओवर द काउंटर और एंटीबायोटिक्स का यूज बहुत ज्यादा हो रहा था और जैसे हम इंडिया में देख भी रहे हैं एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस, तो वायरल बीमारी में किसी में भी, चाहे वो इन्फ्लुएंजा हो या फिर आपका कोविड-19 कोरोना वायरस से इन्फेक्शन हो, आपका एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं होता। अगर कोई उसके साथ एडिड इन्फेक्शन कोई हो तो वो डॉक्टर उसको क्लिनिकली देखेंगे और जरूरत पड़ेगी तो देंगे, बट अपने आप से नहीं लेनी। और दूसरा एक चीज इसमें और भी है कि जैसा हम देखते हैं कि ओमिक्रॉन के जितने भी सब लिनिएजेस हैं ये हाईली इन्फेक्शियस है, तो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हो सकता है। काफी लोगों का कहना है कि हमने बूस्टर डोज भी ले लिया है तो अब हमें होने का चांसेस, संक्रमण तो किसी को भी हो सकता है क्योंकि आपने चाहे बूस्टर डोज ले लिया, बट वो बीमारी की गंभीरता को आपको रोकती है जो वैक्सीन है, और री इन्फेक्शन भी हो सकता है। अगर आपको ओमिक्रॉन से पहले भी इन्फेक्शन हो चुका है उसके किसी वेरिएंट से, तो भी आपको दोबारा से इन्फेक्शन होने का चांस, तो इसीलिए इसमें प्रिवेंशन के आपको जो भी नियम बताए गए हैं वो उसी तरह से फॉलो करने हैं। एहतियात तो आपको रखना ही है। डॉक्टर उमा, बहुत संक्षिप्त में आपसे मैं सवाल ये पूछना चाहूंगा यहाँ पर, क्योंकि हम फ्लू भी देख रहे हैं और कोरोना की भी अब चर्चा हो रही है और इनके बड़े मिलते जुलते सिम्टम्स हैं, एंटीबायोटिक से बचने के लिए भी कहा जा रहा है, तो फिर आखिर करना क्या चाहिए लोगों को? टेस्ट करा लें तुरंत अगर आपको फ्लू जैसा भी फील हो रहा है तो भी, या फिर इंतजार करिए आप, शायद थोड़े दिनों में आप वैसे ही बेहतर हो जाएं क्योंकि इतना संक्रामक नहीं लग रहा है नया वेरिएंट भी? जी बिल्कुल, मैं सबसे पहली चीज तो ये कहना चाहूंगी कि क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं और जुकाम खांसी किसी को हो रहा है, फ्लू लाइक सिम्टम्स हो रहे हैं, तो तुरंत हॉस्पिटल के चक्कर काटना शुरू ना करें। ये सिंपल माइल्ड इन्फेक्शन होकर भी ठीक होने की संभावना बहुत बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर किसी को हफ्ते 10 दिन तक बुखार बना हुआ है, गले में संक्रमण बना हुआ है, सांस की परेशानी हो रही है, या कोई जैसे हमने देखा था पुराने उसके दौरान, कोरोना इन्फेक्शन के दौरान, कि लोगों को जैसे टेस्ट चला गया और उनको स्मेलिंग कैपेसिटी जो है वो कम हो गई, इस तरह के लक्षण आ रहे हैं, तो फिर जाके वो डॉक्टर को मिल सकते हैं। अदरवाइज थोड़े बहुत लक्षण होने पर हॉस्पिटल के चक्कर ना लगाएं, बल्कि हॉस्पिटल नहीं है कोविड उनको और वहां जाके उनको कोई दूसरा इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ सकता है। इसके अलावा पानी खूब पिए, हाइड्रेटेड रखें अपने आप को। अगर बुखार हो रहा है तो पैरासीटामोल की टैबलेट का इस्तेमाल करें, और इसके अलावा अगर गार्गल कर सकते हैं, ल्यूकवार्म वाटर ले सकते हैं, स्टीम इनहेलेशन ले सकते हैं, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको लेकर सिम्टोमेटिक रिलीफ ले सकते हैं। और कुछ एंटी एलर्जिक्स ले सकते हैं अगर किसी को स्नीजिंग हो रही है या गले में बहुत खराश हो रही है। तो यहाँ से ये समझना चाहिए डॉक्टर उमा लोगों को कि अगर आपको सर्दी जुकाम जैसा ही महसूस हो रहा है तो आपको बहुत ज्यादा घबराने की वहाँ जरूरत नहीं है। अगर कोई दिक्कत आप महसूस कर रहे हैं तब आप डॉक्टर से जो है सलाह इसको लेकर लीजिए। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर उमा और डॉक्टर समीर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी जो है हमारे व्यूवर्स से साझा करने के लिए। तो देखिए कोरोना के मामले जो है बड़े हैं, इसमें इजाफा जो है देखने को मिल रहा है। उसके पीछे की वजह इस XBB.1.16 स्वरूप को जो है माना जा रहा है एक तरह से। महाराष्ट्र में इसका कैसा असर है ये भी आप देखिए। महाराष्ट्र में 124 दिनों के बाद एक्टिव कोविड मामले 1000 के पार हो गए हैं। राज्य में कोविड टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 6.15% हो चुका है। देश के 2% पॉजिटिविटी रेट के सामने महाराष्ट्र बहुत आगे है। राज्य में होली से पहले टेस्ट पॉजिटिविटी की दर 1% से भी कम थी।
लेकिन त्योहार के बाद कोविड ने रफ्तार पकड़ ली है। अब एक्टिव मामले 1308 हैं। 5 दिन पहले तक महाराष्ट्र में एक्टिव मामले 662 थे, यानी बीते 5 दिनों में ही कोविड के ये मामले दोगुना हुए हैं। कोविड मामलों में बढ़ोतरी XBB.1.16 वेरिएंट के कारण हो रही है, जबकि इन्फ्लुएंजा के मामले H3N2 के कारण बढ़ रहे हैं। केंद्र की चिट्ठी के बाद महाराष्ट्र में एक बार फिर से स्वास्थ्य अलर्ट जारी करना पड़ा है। माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की मौजूदगी में स्वास्थ्य विभाग की बैठक हुई थी। कोविड और H3N2 वायरस के खतरे को देखते हुए सभी अस्पतालों को अलर्ट रहने के लिए कहा है। मौसम में बदलाव हो रहा है, जिसका असर सेहत पर पड़ रहा है। लोगों से अपील है, भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाना कम करें, मास्क का इस्तेमाल करें, हाथ धोएं और दूरी बनाए रखें। बुखार होने पर डॉक्टर से सलाह लें। सर्वेक्षण करना, लोगों सजग करना। लोगों को फिर से वैक्सीन की याद दिलाई गई है। हमने कहा था कि कोविड नहीं गया है, ना जाएगा। आप कृपया करके अपने वैक्सीन जो है, जैसे एक पहला लगा, सेकंड लगा, फिर बूस्टर लगा, अब सेकंड बूस्टर 1 साल 3 महीने हो गया है। हम में से बहुत से लोगों ने ले भी लिया है एंड दिस फील दिस इज जिन्होंने लिया है दे आर डेफिनेटली बेटर एडवांटेज। जीनोम सीक्वेंसिंग पर आए सरकारी आंकड़ों के अनुसार कोरोना के XBB.1.16 वेरिएंट के कुल 113 केस पाए गए हैं। इस वेरिएंट के सबसे ज्यादा 56 केस कर्नाटक में, 40 महाराष्ट्र, 7 पुदुचेरी, 5 दिल्ली में पाए गए हैं। वहीं 2 केस तेलंगाना में और एक मामले गुजरात, हिमाचल प्रदेश और ओडिशा में मिले हैं। कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर इसी XBB.1.16 वेरिएंट को जिम्मेदार माना जा रहा है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया। मध्य प्रदेश में शनिवार रविवार से बेमौसम बरसात फसलों पर आफत बनकर बरस रही है। ओलों की मार गेहूं, चना, सरसों की तैयार फसल पर पड़ी है और 20 से ज्यादा जिले इससे प्रभावित हुए हैं। सिलवानी में फसल बर्बाद होने से एक किसान की सदमे से मौत हो गई, ऐसा उनके परिजनों का कहना है। ये तस्वीर शहरों के लिए कश्मीर है, लेकिन किसानों के लिए, फसल के लिए कफन। सुनने में अजीब लगा होगा, लेकिन सिलवानी के पहरिया में 65 साल के हरप्रसाद लोधी ने 5 एकड़ में चना लगाया था। बेटे का कहना है पिताजी को खेत में पड़े ओले की वीडियो दिखाई, सदमे से उनकी मौत हो गई। कल करीबन 3-4 बजे के करीब ओलावृष्टि हुई। इसके बाद हम खेत गए। खेत पर हमने फसल की वीडियो बना कर लाई और हमारे पिताजी को बताई। उसके सदमे में आकर रात को 11-12 बजे के करीब उनका देहांत हो गया। भोपाल के करीब बरखेड़ा नाथू में संतोष मालवीय के पास 10 एकड़ खेत है। आधे में गेहूं लगाया था। वैसे इनका शरबती बाजार में 4000 रुपये प्रति क्विंटल तक बिकता है, लेकिन बरसात और ओले से 2200 से 2500 रुपये प्रति क्विंटल मिलने की उम्मीद है। आधे से ज़्यादा का नुकसान। ये नुकसान तो काफ़ी हो गया है। पूरी फसल भी आड़ी हो गई और ये सीधी रहती है, मगर अब वो सीधी नहीं है। नुकसान तो इसमें काफ़ी ये हो गया है। और पूरी नीचे मुंडके भी टूट के गिर गए, मतलब कुछ जो तेज आ गई थी उनके। बरसात और ओले से रायसेन में 70 गाँव में फसलों को नुकसान हुआ है। विदिशा में गेहूं को 45% तक का नुकसान हुआ है। खरगोन में 30%, ग्वालियर के कुछ गाँव में तो 80% तक नुकसान हो गया। खंडवा में गेहूं को 50%, चना में 60% तक नुकसान हुआ है। मंदसौर में गेहूं, इसबगोल में 50% तक नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री ने आला अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्हें बताया गया कि 6 से 8 मार्च तक हुई बारिश के दौरान पहले फेज का सर्वे पूरा हो चुका है। 16 से 19 मार्च तक जो बारिश हुई है उसका सर्वे शुरू होगा। 25 मार्च तक सर्वे का काम पूरा हो जाएगा। हमारा कहना है कि हमारी सरकार संवेदनशील है। हमारी नेता लोग भी क्षेत्र में जा रहे हैं। कई जगह पे सर्वे हो गया है, कई जगह पे सर्वे चल रहा है। अब जहां कल लोरा गिरा है तो सर्वे में वहां सर्वे हो रहा है। अब विश्वास रखिएगा, कांग्रेस तो ये चुनावी स्टंट है।
लेकिन भोपाल से सटे बरखेड़ा नाथू के किसान ही सरकार को सच बता देंगे। रवि सिंह ने 3 एकड़ में फसल लगाई, बर्बाद हो गई। कहते हैं दाना तक नहीं निकल रहा। बैंक का कर्ज भी नहीं चुका पाएंगे। 1.5 लाख पानी में बह गया। सरकार ने वायदा किया लेकिन अब तक कोई नहीं आया। पिछली बार पानी गिरा था, अभी 3 दिन से रेगुलर गिर रहा है, हवा पानी चल रही है। पिछली बार ओले गिरे थे तो पूरी फसल तब नष्ट हो गई थी। अब और 3 दिन से हवा पानी चल रही, तो ये पूरी आप देख सकते हो, ये फसल पूरी सो रही है, अपनी ख़त्म ही हो गए। वो दाने निकाल के देखे, दाने तक नहीं निकल रहा उनमें। हर एक किसान का यही हाल है, मतलब एक किसान का नहीं, सब किसानों की यही स्थिति है। इस बार मतलब पता नहीं भगवान ने क्या करा है, क्या सोचा है। हम शिवराज मामा जी ने बोल दिया है किसान भाइयों घबराना नहीं, और यहाँ तक अभी कोई आया नहीं है। कांग्रेस ने किसानों के प्रति सरकार के रवैये को उदासीन बताकर सदन से वॉकआउट किया कि होली के दिन आपने घोषणा करी थी कि सर्वे के आदेश दे दिए। आज तक कोई अधिकारी के पास सर्वे के लेटर नहीं पहुंचे, ना अधिकारी खेतों में पहुंचे, सारे हड़ताल के ऊपर है। और जो पिछली बार फसल थोड़ी बहुत बच गई थी वो पूरी तरीके से चौपट हो गई। और मेरा आग्रह है, अगर चलो आप भी पहुंच गए हो तो क्या किसान को 40,000 रुपए हेक्टेयर का मुआवजा नहीं मिलना चाहिए? क्या किसान की लागत नहीं बढ़ गई? तो चर्चा करने में क्यों भाग रहे हो? हालात कैसे हैं, दतिया की ये तस्वीरें बता देंगे, जब गृह मंत्री के सामने कई किसान फूट फूट कर रोने लगे। सरकार ने कहा है कि 25 मार्च तक सर्वे का काम पूरा हो जाएगा, लेकिन मध्य प्रदेश में तहसीलदार और नायब तहसीलदार अपनी 3 प्रमुख मांगों को लेकर बुधवार तक सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं। ऐसे में तय मियाद में किसानों को राहत मिलने पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में अपने ब्यूरो सहयोगी और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। क्या रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप देखिए कर्नाटक के लिए कांग्रेस ने किए हैं कौन कौन से वादे। युवाओं ने मैसेज दिया था कि उनको रोजगार नहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने आज विधानसभा में कहा कि ना तो उनको मुख्यमंत्री बनना है और ना ही नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री। हम जहां हैं खुश हैं। वो बोले कि CBI और ED के पुराने मामले हैं और आज तक कुछ नहीं निकला है। आप देखिए, बहनों को ले आया गया है, मेरी बीवी को ले आया गया, इतनी निम्न स्तर की लड़ाई हो गई है। आडवाणी जी, अटल जी जब थे तो ऐसा माहौल नहीं था महोदय। भले विचार में हम लोगों का अलग था, लेकिन ये तो अलग ही माहौल है। ये तो पॉलिटिकल विंडिक्टिव से भी ज्यादा जो है एकदम पर्सनल हो गया लोग। कोई नया कुछ एविडेंस नहीं। एक ही केस जो है 3-4 बार जांच हो करके बंद कर दिया गया, जिसका पार्लियामेंट में भी जवाब दिया गया कि कुछ नहीं है। DA केस हुआ हमारे पूरे परिवार पे, जब DA केस हम लोग सुप्रीम कोर्ट से जीत गए तब भी लगे पड़े इन लोग। लेकिन इन लोगों का शातिरपना जो है चलने वाला नहीं। जब लालू जी ने डरे तो लालू जी का बेटा भी डरने वाला नहीं। ना हमको मुख्यमंत्री बनना है, ना इनको प्रधानमंत्री बनना है। हम जहां हैं वहां खुश हैं। इनके नेतृत्व में काम करने में खुशी है। तो इसलिए काम करने से मतलब है, जनता के दिक्कत जो आ रही है, समस्या जो आ रही है, उसका समाधान करने से हम लोगों को मतलब है। मुर्शिदाबाद में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की बैठक में ममता बनर्जी ने राहुल गांधी के खिलाफ जो तंज कसा, उससे विपक्षी खेमे में राजनीति तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी ममता बनर्जी के साथ खड़ी हो गई है, जबकि कांग्रेस ने ममता बनर्जी पर PM मोदी के साथ कांग्रेस को बदनाम करने के लिए डील करने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी बीजेपी की सबसे बड़ी TRP है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर ये तंज कसा। ममता ने कहा, बीजेपी राहुल गांधी को नेता बनाकर रखना चाहती है ताकि नरेंद्र मोदी पर कोई सवाल ना खड़ा हो। ममता बनर्जी के इस बयान से विपक्षी खेमे में एक बड़ी बहस छिड़ गई है। सपा ने ममता का समर्थन किया है। बीजेपी की हमेशा कोशिश ये रहती है कि उसके सामने कोई स्ट्रॉन्ग अपोजिशन न दिखाई दे। और अगर आप पूरा रिकॉर्ड उठा करके देखेंगे, अगर कांग्रेस कमजोर न होती तो आज देश में बीजेपी न होती। और कई कांग्रेस की बुराइयों की वजह से आज भारतीय जनता पार्टी देश में दिखाई दे रही है।
कांग्रेस में, तो आदरणीय अगर ममता जी ने ये कहा है तो मैं समझता हूँ ठीक ही कहा है, उन्होंने कुछ सोच समझ के ही कहा होगा। कांग्रेस ने पलटवार करने में देरी नहीं की। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी और पीएम मोदी के बीच राहुल गांधी और कांग्रेस की छवि को खराब करने के लिए डील हुई है। मोदी को खुश करो, नहीं तो मोदी हमारे ऊपर अगर नाखुश हो जाए तो हमारे लिए ये बड़ा खतरा बन सकते हैं। इसलिए जो करार हुए हैं मोदी के ममता के साथ, मैं ईडी और सीबीआई को जहां भी भेजे आपके घर नहीं भेजूंगा। ममता जी मोदी जी का बहुत बड़ा टीआरपी तैयार करता है। ममता जी नोज इट वेरी वेल। जब मेरा साथ संपर्क रहे मोदी जी का तो हमारा रिलेटिव को हम सेव कर सकेगा। तो इसीलिए मोदी जी को खुश करने के लिए जो कुछ करना पड़ेगा वही करता है। अभिषेक बनर्जी उनके परिवार के खिलाफ भी कार्रवाई की बात हो रही थी। हाँ, आपको लगता है वो भी एक फैक्टर है? हाँ, वो भी तो एक तो ये लोग तो देशवासियों का मन में तो ये एक तो स्लोगन है ही। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के दौरान तृणमूल कांग्रेस ने कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों की बैठकों और कई मुद्दों पर विपक्ष के साझा प्रदर्शन में भाग नहीं लिया है। ऐसे में ममता बनर्जी के इस बयान पर कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप से 2024 से पहले विपक्ष की एकजुटता को लेकर उठ रहे सवाल और बड़े हो गए हैं। संसद भवन से राजीव रंजन और सचिन के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। कर्नाटक में सरकार बनी तो कांग्रेस बेरोजगार युवाओं को 3,000 रुपए का मासिक भत्ता देगी। राहुल गांधी ने यह ऐलान बेलगावी में किया, जहां से उन्होंने कांग्रेस का चुनावी कैंपेन लॉन्च किया। वो बेलगावी जो लिंगायतों का गढ़ है। बीजेपी ने अपना चुनावी कैंपेन वोकालिगांव के गढ़ मांडिया से किया था और लिंगायतों का एक बड़ा घटक बीजेपी से नाराज है और ऐसे में कांग्रेस मौके का फायदा उठाना चाहती है। लिंगायतों का गढ़ बेलगावी यानी कित्तूर कर्नाटक रीजन, जहां की 50 विधानसभा सीटों में से बीजेपी ने पिछले विधानसभा चुनावों में 30 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार लिंगायतों की नाराजगी सड़क पर खुलेआम दिख रही है। ऐसे में राहुल गांधी ने बेलगावी से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की। युवाओं को जोड़ने की सीधी कोशिश उनके भाषण में दिखी। मैंने कहा कि युवाओं ने मैसेज दिया था कि उनको रोजगार नहीं मिलता, तो आज कांग्रेस पार्टी ने उन सब युवाओं को जवाब दिया है। जवाब क्या दिया कि 3,000 रुपए हर महीने हर ग्रेजुएट को 2 साल के लिए कांग्रेस पार्टी देगी। 1,500 रुपए हर महीने डिप्लोमा होल्डर्स को 2 साल के लिए देगी। जहां अमित शाह ने कर्नाटक में वोकालिगा के क्षेत्र मंड्या से चुनावी अभियान की शुरुआत की थी, वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने लिंगायतों के बेलगावी से अपनी चुनावी यात्रा को कर्नाटक में आगे बढ़ाया था, 9 किलोमीटर लंबे रोड शो के जरिए। लिंगायत बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा और मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले 3 दशकों में बीजेपी के खिलाफ सड़क पर लिंगायत पहली बार उतरे, वो भी इसी बेलगावी में। ऐसे में कांग्रेस को लगता है कि लिंगायतों का भरोसा जीतने का ये बेहतर मौका है, क्योंकि बेलगावी के लिंगायत जो फैसला करते हैं उसका असर लिंगायतों के प्रभाव वाले सभी 100 सीटों पर दिखता है। उत्तर कर्नाटक से बीजेपी सबसे ज्यादा सीटें जीतती रही है और ये लिंगायतों का गढ़ है। आम धारणा है कि लिंगायत बीजेपी की नैया के खेवैया रहे हैं, लेकिन इस बार लिंगायतों का एक बड़ा धड़ा बीजेपी से नाराज है और येदियुरप्पा जो कि लिंगायतों के सबसे बड़े नेता हैं, वो सत्ता की दौड़ से बाहर हैं। ऐसे में कांग्रेस इस मौके का फायदा उठाना चाहती है और राहुल गांधी की बेलगावी रैली को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। बेलगावी से ब्यूरो इनपुट्स के साथ बेंगलुरु से निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया।
संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में लगातार गतिरोध बरकरार है। सत्ता पक्ष राहुल गांधी के लंदन के बयान पर हमलावर है और उसकी मांग है कि राहुल गांधी अपने इस बयान पर माफी मांगे। आज केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि राहुल गांधी ने लक्ष्मण रेखा पार की है और उन्हें माफी मांगनी ही पड़ेगी। इसके अलावा विपक्ष ने भी ईडी सीबीआई के छापों का मुद्दा उठाया। इन मुद्दों पर आज भी दोनों सदनों में हंगामा जारी रहा और हंगामे की वजह से राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित हो गई है। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि लोकसभा में गतिरोध को सुलझाने के लिए स्पीकर ने पहल की है। उन्होंने अलग अलग दलों के नेताओं से चर्चा की है। आपके विषय मुद्दों को भी चर्चा करेंगे। जो माननीय राहुल जी ने कहा है यूनाइटेड किंगडम में जाके, अगर वो लाइट चीज को ना, ही इज आस्किंग फॉर द डिसमेंटलिंग ऑफ इंडिया, ही इज आस्किंग फॉर रेजिम चेंज इन इंडिया। यहाँ पे हम उनके जो भारत के वोटर है उनके साथ तो उनकी दाल गल नहीं रही, ठीक है। दोनों हाउसेज में मिला के जो आंकड़ा 100 पे नहीं पहुंचता, ओके। फिर यूके जाके कह रहे हैं और कैम्ब्रिज में जाके कह रहे हैं माइनॉरिटीज की हालत बड़ी खराब है, डेमोक्रेसी इज अंडर थ्रेट इंडिया। क्या उनके वोटर को यहां लाएंगे? भाई साहब, मैं समझता हूं कभी कभी ये लक्ष्मण रेखा जो होती है ना, ऑन फंडामेंटल्स, where it comes to the unity and integrity of an India, if a political leader is hell-bent on questioning that, I think he needs to apologize. Sir. रविवार शाम लंदन में भारतीय हाई कमीशन में हुए उपद्रव की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनसे भारत सरकार काफी नाराज है। उसने यूके के सामने सख्ती से इसको लेकर ऐतराज जताया है। पंजाब में अमृतपाल सिंह की धरपकड़ को लेकर कार्रवाई के विरोध में खालिस्तान समर्थकों ने लंदन में भारतीय हाई कमीशन पर लगा तिरंगा उतारा और खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए। विदेश मंत्रालय ने इस पर दिल्ली में यूके की डिप्टी हाई कमिश्नर को तलब कर कड़ा विरोध जताया। पूछा, वहां सुरक्षा क्यों नहीं थी? वियना कन्वेंशन के मुताबिक सुरक्षा यूके की जिम्मेदारी है। इस तरह की लापरवाही बिल्कुल मान्य नहीं। उम्मीद है कि यूके सरकार फौरन उपद्रव करने वालों की पहचान कर गिरफ्तार करेगी। उन लोगों पर बाकी कानूनी कार्रवाई भी होगी जो इस घटना में शामिल थे, और इंतजाम करे कि फिर ऐसी घटना ना हो। भारत में ब्रिटेन के हाई कमिश्नर एलेक्स एलिस ने इस मसले पर फौरन ट्वीट कर इसकी निंदा की। उन्होंने लिखा, लंदन के भारतीय उच्चायोग और वहां के लोगों के खिलाफ जो शर्मनाक घटना हुई है, मैं उसकी निंदा करता हूं। ये बिल्कुल मान्य नहीं। कॉमनवेल्थ डेवलपमेंट ऑफिस में राज्य मंत्री लॉर्ड तारिक अहमद ने ट्वीट कर कहा, लंदन में भारतीय उच्चायोग पर हमले से हतप्रभ हूं। ये उच्चायोग की संप्रभुता और उसके स्टाफ के बिल्कुल खिलाफ है। यूके सरकार हमेशा उनकी सुरक्षा को लेकर गंभीर है। ब्रिटिश मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मौके पर पुलिस जब तक पहुंची तब तक उपद्रवी भाग चुके थे, लेकिन एक शख्स को हिरासत में लिया गया है। हालांकि ये पहली बार नहीं कि यूके में भारतीय हाई कमीशन में ये सब हुआ हो। अगस्त और सितंबर 2019 में भी यहाँ पर इमारत के सामने विरोध प्रदर्शन हुआ था और अंडे फेंके गए, नारे लिखे गए। तब पीएम बोरिस जॉनसन ने पीएम मोदी से बात कर कार्रवाई का आश्वासन दिया था। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। इसी के साथ आज के देश की बात कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।